एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज हम सब इस लेक्चर में देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें उस दिन हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 6 या 7, एक्सरसाइज 7 निरसांग ज्यामिति ना। तो निरसांग ज्यामिति में हम लोग थोड़ा सा परिचय देखे थे इसका। आज इसमें हम सब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अभी उस दिन थोड़ा सा जो पढ़े थे हल्का सा याद ख्याल कर लेते हैं। वहां पर आपने क्या पढ़ा था? यदि कोई दो बिंदु आपके पास है, एक बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है x2 y2, और आप किसी को x1, आप यहाँ के निर्देशांक को x1 y1 या यहाँ के x1 y1 मान लो। अगर यहाँ के x1 y1 मानोगे तो यहाँ के निर्देशांक को x2 y2 मानोगे। अगर यहाँ के निर्देशांक को x1 y1 मानोगे तो यहाँ के निर्देशांक को x2 y2 मानोगे। तो आप किसी को कुछ मान सकते हो। तो मान लो अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है अर्थात AB, इनके बीच की दूरी को AB ही तो लिखोगे। ये कितना होता है? रूट ऑफ y में से y वाला घटा दो अर्थात y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस x वाले में से x घटा दो अर्थात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो। चाहे y2 में से y1 घटाओ, चाहे y1 में से y2 घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक उस दिन बात हुआ था ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का यही सूत्र है। इसलिए इस सूत्र का नाम क्या है? दूरी सूत्र। इसको दूरी सूत्र भी कहते हैं। तो चलो आज हम सब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सब स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है? आपको दिया है कि क्या बिंदु 3,2 माइनस 2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। आपको 3 बिंदु दिया है और 3 बिंदु के निर्देशांक, पहले बिंदु का निर्देशांक कितना है? 3,2। दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है? -2, -3, और तीसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2,3। तो 3 बिंदुओं से क्या एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बनेगा तो क्या ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बने? जरूरी नहीं कि हमेशा 3 बिंदुओं से त्रिभुज ही बने, क्योंकि अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तब तो उनको मिलाओगे तो एक रेखा बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 बिंदुओं से त्रिभुज ही बनता है। तो आओ पता करते हैं कैसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पहले मान लो कि यह बिंदु P है, यह बिंदु Q है और यह बिंदु आपका R है। ये जो निर्देशांक दिया है, मान लो ये 3 बिंदुओं का निर्देशांक है। तो आप इसका सलूशन कैसे लिखोगे? यह आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। माना तीन बिंदु P, इसका निर्देशांक कितना दिया है? 3,2, ठीक है। Q, इसका निर्देशांक कितना दिया? -2, तथा R 2,3, ठीक। हम वो बगल में जो लिखे उसे मिटाते हैं। ये 3 बिंदु है तो त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि आपको पता क्या है त्रिभुज कब बनता है। अगर कोई एक त्रिभुज है, आप क्लास 9 में त्रिभुज के प्रगुण पढ़े हो कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। कोई भी दो भुजा, जो सबसे छोटा 3 भुजा में से जो सबसे छोटे दो होंगे, उन दोनों को जोड़ दो, वो सदैव तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा है तो वो त्रिभुज बनेगा, वरना वो त्रिभुज, तब वो क्या हो जाएगा? तब वो, अगर दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा नहीं है, तीसरे के बराबर आ गया, तब वो किसके बराबर हो जाए? तब वो रेखा आएगा, रेखा बनेगा, ना कि त्रिभुज बनेगा। तो अब एक बिंदु आप P माने, एक बिंदु Q माने, एक बिंदु R माने हो। सबसे पहले P का निर्देशांक कितना है? 3,2। Q का निर्देशांक कितना है? -2, -3, और R का निर्देशांक कितना है? 2,3। तो सबसे पहले आप ये भुजा की लंबाई निकालो अर्थात PQ। तो PQ, तो क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र आप जानते हो? दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकालते हैं? इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। तो अंडर रूट फार्मूला क्या होता है? या पहले सबसे पहले आप फार्मूला लिख दो जिस फार्मूला का यूज करोगे, क्योंकि दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो अब बताओ PQ कितना हो जाएगा? अंडर रूट y2 -3 माने हो माइनस y1 की जगह कितना है? 2 इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 को आप -2 माने हो, माइनस x1 की जगह कितना है? 3 इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट -3 -2 क्या -5 आया?
-2 -3, ये भी तो -5 आया। तो बताओ -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और -5 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? और 25 कितना होता है? 50 ना। तो 50 को आप क्या लिख सकते हो? बताओ, क्या 50 को, अब आपको क्या अंडर रूट निकालने आता है कि नहीं आता है? अंडर रूट निकालने आता है ना। तो हम यहाँ पर आपको अंडर रूट निकालना नहीं बताएंगे, हम एक सेपरेट वीडियो में, एक अलग वीडियो में आपको वर्गमूल किसी नंबर का कैसे निकाला जाता है उसे, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल निकालना बताएंगे तो पूरा लेक्चर केवल वर्गमूल पे चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका वर्गमूल कितना होता है, आप थोड़ा सा वैसे अगर देखना चाहते हो देख लो। जैसे अंडर रूट 50 एक दूसरा तरीका है, तो अंडर रूट 50 को आप क्या 2 × 25 लिख सकते हो, 25 × 50, और 25 का अंडर रूट 5 होता है, 5 बाहर आ जाएगा, और कड़ी के अंदर कितना बचेगा? 2। और 5 अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। जो आप इसका गुणा करोगे 5 चौक 20, 5 1 के 5, 2 10, 5 चौक 20, 0 2 हासिल लगा ना, 5 के 5 सॉरी 5 1 के 5 2 7, और 5 चौक 20, 0 हासिल लगा दो, 5 1 के 5 2 7, दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव बाद 3 अंक। इसका मतलब अंडर रूट 50 को आप 7.070 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये दूरी निकाल लिया, ये दूरी आपका कितना आया? 7.070। अब आप दूसरी दूरी निकालो, अर्थात PR निकालो। तो PR कैसे निकालोगे? अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है तो इनके बीच की दूरी कैसे? आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो, इसको आप y2 मान लो। तो कैसे करोगे? अंडर रूट y2 - y1 का स्क्वायर, y2 की जगह कितना है? 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 - 2 करोगे 1 का स्क्वायर, प्लस 2 - 3 करोगे -1 का स्क्वायर। अंडर रूट 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर के जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा, और ये कितना आ गया? अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। इसका मतलब आपको ये भुजा PR भी मिला 1.414। समझ में आ रहा है बात? अब आप तीसरी भुजा निकालो। तीसरी भुजा मतलब आप ये QR निकालो। तो जब आप QR का बात करोगे तो किसी को 1 मान लो पॉइंट, और किसी को दूसरा पॉइंट मान लो। चलो मान लेते हैं आपका x1 है, आपका y1 है, और ये आपका x2 है, और आपका ये y2 है। समझ में आ रहा है बात? तो फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट y2 - y1 का स्क्वायर, y2 यानी 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है? -3, और इस पूरे का स्क्वायर करना है, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, x2 की जगह कितना है? 2, माइनस x1 की जगह कितना है? -2, इसका स्क्वायर। तो अंडर रूट क्या, इसको पहले थोड़ा सरल कर लो। 3 माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो गया? अंडर रूट 3 3 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो क्या ये भी कितना आ गया? 6 6 12 की 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, अंडर रूट 52 आया कि नहीं आया? और अंडर रूट 52 का वैल्यू हम सीधा लिख दे रहे हैं। अंडर रूट 52 का वैल्यू कितना होता है? 7.21। ये वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा? 7.21। तो इसका मतलब आपको ये भी भुजा मिला, इस भुजा की लंबाई कितना हो गया? 7.21। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात ना? तो अब बताओ, जो इनमें से दो सबसे छोटी छोटी भुजा आपके दिख रही हैं उनको आप जोड़ो। क्या देखो वो तीसरे से बड़ा आया या तीसरे के बराबर आया, तीसरे से छोटा आया? तो सबसे पहले दो छोटी छोटी भुजा देखो, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। अरे इस भुजा से ये दोनों छोटा है कि नहीं छोटा है? तो इन दोनों को जोड़ो, यानी अब आप क्या करोगे? PQ प्लस PR जोड़ो, कितना है? PQ का वैल्यू कितना है? 7.070, प्लस PR का वैल्यू कितना है? 1.414। तो जोड़ो, कितना आया? 4, साथ में 1 जोड़ोगे 8, और 4, और 7 1 8, 8.484। क्या ये तीसरे से बड़ा है कि नहीं बड़ा आया? बताओ, क्या ये बड़ा है कि नहीं? किससे बड़ा है? 7.2। यानी या अर्थात क्या कि PQ प्लस PR ये बड़ा है आपका भुजा QR। तो त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया? इसका मतलब त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा हो। तो यहाँ पर दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा आ रहा है कि नहीं बड़ा आ रहा है? यानी ये तीनों बिंदु मिलके एक त्रिभुज बनाएंगे। अर्थात या दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P Q तथा R क्या है? एक त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है? त्रिभुज के शीर्ष होंगे तभी तो त्रिभुज बनाएंगे। तो ये क्या है? एक त्रिभुज के
शीर्ष है। और आपसे ये भी पूछा कि कैसा त्रिभुज है, आपसे ये भी पूछा है कैसा त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर हो, और विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। तो यहाँ पर कोई भी भुजा बराबर है, सब अलग अलग है कि नहीं अलग अलग है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज ना। तो आप नीचे क्या लिखोगे, एक लाइन और लिखोगे, चूंकि त्रिभुज की सभी भुजाएं, त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, सभी भुजाएं भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न है, अतः ये कैसा त्रिभुज होगा, अतः ये एक विषम बाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है बात ना, कुछ दिक्कत है किसी को समझने में? ठीक है, वो भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? देखो अब ये तो क्योंकि आप त्रिभुज के कई प्रकार, त्रिभुज को दो प्रकार से आप बांटते हो, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो अगर भुजा के आधार पर देखोगे तो आपका विषमबाहु त्रिभुज हुआ, और एक कोण के आधार पे भी होता है, कोण के आधार पे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये भी होते हैं ना। तो आप पता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा का स्क्वायर करके जोड़ते हो तो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या यहाँ पर वो भी आप चेक कर लो, क्या कहीं तो समकोण तो नहीं है, मतलब किन्हीं भी दो भुजा का योग कर वर्ग करो और दो भुजा को जो वर्ग करके जोड़ोगे क्या तीसरे के वर्ग के बराबर आ रहा है। जैसे यहाँ पर पहला क्या है आपका √50 आया था, तो √50 का वर्ग करोगे तो केवल कितना आएगा, वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 50 आएगा। √2 का वर्ग करो केवल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और √52 का वर्ग करो केवल कितना आ जाएगा, देखो क्या ये दोनों जोड़ो तीसरे के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज भी है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग पालन कर रहा है। तो आप एक ये भी आप कंक्लूजन में दे सकते हो, निष्कर्ष में दे सकते हो क्या, कि बताओ कि चूंकि PQ बराबर कितना है, PQ बराबर कितना आया था, √50 ना, और PR बराबर कितना आया था, √2, और QR बराबर कितना आया, √52। आप इनका स्क्वायर मत करना, क्योंकि दशमलव का स्क्वायर करोगे और लेंदी पड़ जाएगा, √ का स्क्वायर करोगे सीधा केवल √ हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का योग अर्थात PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है, QR के स्क्वायर। तो क्या ये पाइथागोरस का प्रमेय का पालन कर रहा है कि नहीं पालन कर रहा है? इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोणीय त्रिभुज होगा। क्योंकि या सीधा लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट यह त्रिभुज कैसा होगा, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, आगे चले, मिटा दिया यहां तक। आइए अब स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 आपको एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपसे क्या बोला है, आपको सिद्ध करना है कि एक बिंदु दिया है 1,7, दूसरा बिंदु दिया है 4,2, तीसरा बिंदु दिया है -1, और चौथा बिंदु दिया है -4, एक वर्ग के शीर्ष हैं। आपको यह सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, यानी ये चारों बिंदु से एक चतुर्भुज बनाओगे तो चतुर्भुज क्या रहा होगा, वर्ग रहा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब वर्ग कैसे सिद्ध करोगे, आपको पता है वर्ग क्या होते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं। क्या ऐसा और कोई चतुर्भुज जानते हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो? क्या ऐसा कोई चतुर्भुज जानते हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो? एक चतुर्भुज और होती हैं, समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। नहीं ख्याल है? थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में देख लो। जैसे सबसे पहले आप पढ़ते हो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और क्या हो, समांतर हो। जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। लेकिन इनके विकर्ण बड़े भी हो सकते हैं, मतलब दोनों विकर्ण बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इनके दोनों विकर्ण बराबर हो गए तो वो क्या हो जाएगा, आयत। ठीक है, जैसे ये आपका चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है,
इसके सामने की भुजा ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, लेकिन इनके जो विकर्ण होंगे वो विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और उसके साथ में विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वह चतुर्भुज क्या होगा, आयत। और आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण ना बराबर हो तो उसको आप क्या बोलोगे, केवल समांतर चतुर्भुज। बात समझ में आ रहा है ना, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, मतलब समचतुर्भुज भी एक आपका समांतर चतुर्भुज जैसा होता है, बस उसमें चारों भुजा बराबर होती है। यानी जैसे देखो ये जो आपका चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज आपका क्या है, समचतुर्भुज। शायद आपकी ये भुजाएं थोड़ी छोटी हुई तो ऐसा कर लो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और ये नहीं, चारों भी आपस में बराबर है। इसमें चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, और ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। इसका मतलब समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। लेकिन इनके विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं बराबर हो सकते। अगर विकर्ण बराबर हो गए तब वो वर्ग हो जाता है। अगर इनके विकर्ण, क्योंकि देखो चारों भुजा बराबर रखना है, इसका मतलब ये केस होगा तभी चारों भुजा बराबर होगा, और इस केस में जितना विकर्ण ये होगा उतना ही विकर्ण ये होगा। तो आपको ये बात याद रखना है क्या, कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, विकर्ण ना बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वह आयत होगा। सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण ना बराबर हो तो वह समचतुर्भुज होगा। सभी भुजाएं बराबर हो जाए और साथ में विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वह वर्ग होगा। याद रहेगा ये बात, समझ में आ रहा है ना। तो आप सबसे पहले 4 बिंदु आपको दिया है, आपको सिद्ध करना ये वर्ग है। तो वर्ग कैसे सिद्ध करोगे, जब इन बिंदुओं से मिलकर एक चतुर्भुज बनाओ और उस चतुर्भुज की सही भुजाएं बराबर हो जाए और उनके विकर्ण भी बराबर हो जाए तो बोलोगे कि यस ये आपका वर्ग बना रहा है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, पहले इसे मिटाते हैं हम। तो मान लो कि ये 4 बिंदु है, एक बिंदु ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है ना। तो माना 4 बिंदु P जिसका निर्देशांक 1,7 है, Q 4,2 है इसका निर्देशांक, R -1, तथा S इसका निर्देशांक -4, है। तो आपको सिद्ध करना ये वर्ग है। सबसे पहले आप एक थोड़ा वैसे रफली बना लो डायग्राम, जिससे आपको दिक्कत ना हो। P Q R S, P का निर्देशांक कितना है बोलो, 1,7। Q का निर्देशांक कितना है बोलो, R का निर्देशांक -1, और S का निर्देशांक -4,4। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सभी भुजाओं को निकालोगे। सबसे पहले पहली भुजा निकालो PQ, सबसे पहले कौन सी भुजा निकालो, PQ। तो आप क्योंकि इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालना होगा तो x1 इसे मानोगे, y1 इसे मान लो, x2 इसे मानोगे, y2 इसे मान लो। अच्छा, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो बताओ दूरी फार्मूला से, √y2 का वैल्यू कितना है 2, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, इसका स्क्वायर, प्लस x2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बात, यहाँ तक तो नहीं दिक्कत है किसी को। अब बताओ ये कितना होगा, √2 में से 7 घटाओगे -5 आएगा इसका स्क्वायर, और 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा इसका स्क्वायर। √-5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 ना, तो 25 9 कितना हो जाएगा 34। तो ये कितना आ गया √34। बात समझ में आ रहा है। अब आप दूसरी भुजा निकालो, दूसरी भुजा यानी QR निकालो। तो QR कैसे निकालोगे, अब जब इन दोनों को, आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, तो आप एक को इसको x1 y1 मान लो और इसको आप x2 y2 मान लो। नहीं नहीं, क्योंकि फार्मूला में यही पड़े, समझना। तो अब बताओ, तो QR कैसे निकालोगे, y2 - y1 करोगे तो y2 का वैल्यू कितना है -1, माइनस आपको कितना करना है y1 का वैल्यू कितना है 2 और इसका स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 ये है, x1 ये है, अर्थात -1 में आपको माइनस करना है कितना x1 यानी 4, इसका स्क्वायर। तो √-1 - 2 मिलके -3 हुआ इसका, सॉरी ये स्क्वायर है ना कि पावर 3, और -1 - 4 मिलके -5 आएगा इसका स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, और -5 का स्क्वायर प्लस 25, और 25 9 फिर से कितना हो जाएगा 34। बात समझ में आ रहा है। अब आप ये तीसरा भुजा निकालो, तीसरा यानी SR। तो
तो एस आर कैसे निकालोगे? जब आपको इन दोनों भुजा को निकालना होगा तो आप क्या करोगे? ये तो आप केवल अपने मन से समझने के लिए लिख रहे हैं, आप नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो ये x1 है, आप y1 मान लो, इसको आप x2 मान लो और इसको आप y2 मान लो। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ कैसे होगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -1। और आपको ये पता है ना माइनस वाले नंबर हमेशा आप कैसे रखते हो? कोष्ठक में। माइनस वाले नंबर को आप कोष्ठक में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो ये जो y1 है y1 -1 है, इसलिए आप इसको कोष्ठक में लिखोगे और इस पूरे का स्क्वायर था पूरे का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है -4, माइनस है तो माइनस लगा दिए, x1 कितना -1 और माइनस कोष्ठक में लिखोगे तो ये कितना हो गया -1 और पूरे का स्क्वायर। तो कितना आ गया? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में जब 1 जोड़ोगे 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बचा -4 और यहाँ पर बचा +1। तो जब -4 में +1 करोगे तो क्या -3 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब यहाँ आया -3 और इसका आपको करना है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 25 9 फिर से कितना आ गया 34। समझ में आ रहा है बात? ये भी निकला। अब आप ये भुजा निकालो अर्थात PS निकालो। तो PS कैसे निकालोगे? इसके लिए चलो आप इसको x1 y1 मान लो और इसको तो x2 y2 आप मान लो। समझ में आ रहा है बात? तो बताओ y2 माइनस y1 करो, y2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 7, इसका स्क्वायर ना प्लस x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है -4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 में से 7 घटाओगे -3 आएगा, 4 में से 7 घटाओगे -3 आएगा और -3 का स्क्वायर करोगे +9, -3 का स्क्वायर करोगे +9 होगा कि नहीं होगा? तो 9 प्लस -4 में से -1 करोगे क्या -5 आएगा, -4 में से -1 करोगे -5 आएगा और -5 का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो क्या 25 9 फिर 34 आया कि नहीं आया? तो क्या चारों भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब वर्ग होगा। लेकिन अभी आप विकर्ण भी चेक कर लो। क्या चेक कर लो? अगर दोनों विकर्ण बराबर होगा तब जाके आप वर्ग बोलना। बात समझ आ रहा है ना? तो कौन सा विकर्ण? एक विकर्ण आपका है PR और एक विकर्ण आपका है PS। तो सबसे पहले आप PR भी निकाल लो। विकर्ण कौन सा विकर्ण बताओ? विकर्ण PR। तो PR कैसे? आप इसको चलो कोई पॉइंट मान लो x1 और इसको आप कोई पॉइंट मान लो y1 और इसको आप क्या लिखोगे? अगर इसको आपने पहला पॉइंट मान लिया तो इसको आपको दूसरा पॉइंट मानोगे, तो ये कितना हो जाएगा x2 y2। तो विकर्ण कैसे? ये जो PR निकालना विकर्ण अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है -1 और माइनस y1 कितना है -7 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। अरे यही करते हो ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो -1 में से आप 7 घटाओगे प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू -1 इसमें से आप घटाओगे तो ये कितना आ गया अंडर रूट -8 का स्क्वायर 64 और -2 का स्क्वायर, अरे -1 -2 होगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ गया अंडर रूट 68। अब आप दूसरा विकर्ण निकालो। दूसरा विकर्ण आपका कितना हो जाएगा QS। तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालोगे? अंडर रूट, इसके लिए चलो आप इसे x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, ठीक है, और इसको आप x2 मान लो और इसको आप y2 मान लो। तो क्या करोगे? y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -4, सॉरी y1 का वैल्यू केवल कितना है 4, इसका स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू कितना है 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -4, तो इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया? 2 में से 4 घटाओ कितना है -2 और -2 का स्क्वायर करोगे +4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 64 4 फिर से कितना आ गया 68। तो क्या दोनों विकर्ण बराबर आगे कि नहीं आगे? तो चूंकि चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? वर्ग रहा होगा। समझ में आ रहा है बात सबको ना? तो चूंकि आप नीचे क्या लिखोगे? चूंकि यहां चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण क्या है? दोनों विकर्ण समान है, या एक ऐसे लिख दो, आप एक में लिख दोगे मतलब सब समान हो गया ऐसा लग रहा है। तो चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण समान है, दोनों विकर्ण
समान है, अतः ये चारों बिंदु वर्ग के शीर्षक नहीं है, अतः ये चारों, अर्थात दिए गए चारों, ऐसे लिखना, अर्थात दिए गए चारों बिंदु क्या है, एक वर्ग के शीर्ष। क्या किसी को दिक्कत हुआ समझने में? समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है, तब यहाँ तक आप इसको उतार लो। यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद।